रूल्स अगेन परपेचुइटी अंडर इंडियन सक्सेशन है। तो आज का हमारा वीडियो डील करेगा रूल्स अगेन परपेचुइटी। तो आइए इस वीडियो को हम और भी गहराई से देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नए नए वीडियो की। तो परपेचुइटी क्या होती है? जनरल डेफिनेशन इसका कहता है कि कोई भी चीज़ें लास्ट फॉर एवर होती है इनडेफिनेटली फॉर लॉन्ग टाइम, उसे परपेचुइटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया है कि अ रेन सीम्स टू फॉल इन परपेचुइटी। हम ऐसे उदाहरण के तौर पे देते हैं सारी चीज़ें कि इटर्निटी के लिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ रहेगी। फाइनेंशियल डेफिनेशन क्या कहता है? इन फाइनेंस, परपेचुइटी इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज अ फिक्स इनकम फॉर एवर। इसका मतलब है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स इनकम आपको हमेशा हमेशा के लिए देता है। दिस theoretical concept, though, since no investment can truly go on forever, however, concept is useful for making financial calculations. ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एन्यूटी है कि वो हर टाइम मिलता रहता है साल दर साल, उस चीज़ के लिए परपेचुइटी ऐसे यूज़ करते हैं टर्म्स। अब हमें लीगल टर्म में इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। What is rules against perpetuity? Rules against perpetuity is laid down in Indian Succession Act 1925 under section 114. It is basically prevents unreasonable delay in vesting of a property ownership inheritance through a will. Here is a breakdown. लेकिन पहले हम इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेशन 114, इसमें रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी बताया। ये जो बिक्वेस्ट इधर किया जाता है कैसे वॉइड होता है उसका एक ग्राउंड है, लेकिन ये हम अलग से समझेंगे इस टॉपिक को क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है। हमारे एक पिछले वीडियो में भी हमने ग्राउंड्स आगे ऑफ जो बिक्वेस्ट है वो कैसे वॉइड होता है उसके पर भी वीडियो बनाया है, वो आप वो चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या है रूल का वो देखो। नो वैलिड डिले अ बिक्वेस्ट गिफ्ट फ्रॉम और थ्रू अ विल कैनॉट बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट पोस्टपोन्स द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम फ्रेम। मतलब इसका पहला रूल तो ये बोलता है कि एक वैलिड डिले नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा होता है डेफिनाइट टाइमलाइन। द टाइमलाइन अलाउज इट is the timeline of one or more person living at the time of the will is written, plus the minority of someone who is will exist at end of that period and inherit the property. तो यहाँ पे एक डेफिनाइट टाइम फ्रेम है लाइफ टाइम के लिए किसी एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति के जो टेस्टाटेटर के मौत के वक्त जब ये विल लिखी गई थी उस वक्त ज़िंदा हो, प्लस जो माइनर बच्चा अगर पैदा हुआ रहेगा उसके बाद तो उसके मैच्योरिटी होने के पीरियड तक ये विल वो इनहेरिटेंट कर सके, वो बिक्वेस्ट को इनहेरिटेंट कर सके उसके लिए। अगला आता है इनवैलिड बिक्वेस्ट। इफ अ विल अटेम्प्ट्स टू डिले ओनरशिप बियॉन्ड दिस टाइम फ्रेम, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट विल कंसर्निंग द ओनरशिप इज कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर कोई विल है जहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है कि ओनरशिप डिले हो जाए, टाइम पर ना मिले या बियॉन्ड द टाइम फ्रेम हो, तो ऐसे टाइम पर जो ऐसे टाइम की ओनरशिप है वो वो पार्ट जो विल में है स्पेसिफिक पार्ट को वॉइड कंसिडर किया जाएगा, इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। की प्रोविजंस क्या है? पहला तो नो बिक्वेस्ट इज वैलिड वेयर द वेस्टिंग ऑफ अ बिक्वेस्ट प्रॉपर्टी इज डिलेड बियॉन्ड lifetime of one or more person living at the testator's death, minority of some person who will be in existence at the expiration of that period and to whom the property is belonged if they attain full age. तो ये इसके की प्रोविज़न है सेशन 114 में इस एक्ट के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट है इनवैलिड हो, वैलिड कब तक नहीं रहेगा अगर ये सारी दो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी। तो अगर ये दो फुलफ़िल होती है तो वैलिड होएगा वो बिक्वेस्ट। नो वैलिड डिले।
अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द रूल ओनरशिप। captures the essence of the rule. The ownership interests in the property cannot be unreasonably delayed in vesting with the beneficiary. अब एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्टिंग मस्ट बी ऑकर्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम. द रूल प्रिवेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टाइड अप एंड द ओनरशिप फ्रॉम वन बीइंग passed on for an excessive long period. There is a limit on how long vesting can be postponed, typically measured by lives in being plus the period of years. Uncertain future event cannot hold up ownership. The rule discourages condition for ownership that relies on unpredictable future. For example, leaving a property to whichever of my grandchildren reaches the age 31st. This could be problematic because it depends on unknown future date. अब यहाँ पर जो है इनवैलिड, ये जो नो वैलिड डिले होना चाहिए. वैलिड डिले हो चलेगा, लेकिन इनवैलिड डिले हो वो नहीं चलेगा. तो यहाँ पर जो डिले कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो लाइव्स इन बीइंग है, मतलब जो जब टेस्टेटर मरा उसके बाद जो जिस बेनिफिशियरी को मिल रहा है, भले उसको ओनरशिप ना मिले, उसके ज़िंदगी के एंड तक तो मिलनी चाहिए. तुरंत ना मिले तो, या तो उस बेनिफिशियरी के आगे के जो लीनियज रहेगी उसे मिले जिनकी एज 18 प्लस हो, या यहाँ पे 21 प्लस भी माना जाता है. तो वो 21 ईयर्स प्लस ऐड करेंगे जो फर्स्ट बेनिफिशियरी रहेगा उसके मरने के बाद. यहाँ पे ऐसे कोई फ्यूचर इवेंट जो अनसर्टन है उसके ऊपर ओनरशिप नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि विच एवर ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रन रिचेस एज ऑफ 31st. अब कोई बच्चा हो या नहीं हो डिपेंड करता है ना, ये कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है. तो यहाँ पर जो ओनरशिप है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पे मिलेगी नहीं उनको. तो ये वैलिड डिले नहीं है, इनवैलिड डिले. अंडरस्टैंडिंग द टाइम फ्रेम. अब हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं, टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा डिटेल में. तो ये एक टाइम फ्रेम है. हियर लाइव्स इन बीइंग रिफर्स टू पीपल अलाइव एट द टेस्टेटर डे. तो यहाँ पे जो हम रूल देख रहे हैं, रूल एसेंशियली क्रिएट्स अ मैक्सिमम टाइम फ्रेम ऑफ लाइव इन बीइंग प्लस 21 ईयर्स. तो यहाँ पे लाइव इन बीइंग्स है, वो रेफर करता है जो पर्सन अलाइव था टेस्टेटर के मौत के बाद, plus additional 21 years accounts for the potential minority of a beneficiary who might not be conceived after the testator death but before the expiry of the live in being period. मतलब जो टेस्टेटर है उसके मरने के बाद अगर कोई माइनर बच्चा पैदा हुआ रहेगा, बेनिफिशियरी पैदा हुआ रहेगा, पर जो लाइव इन बीन है उसके मरने से पहले, तो ऐसे लोगों को 21 ईयर्स का एडिशनल बेनिफिट मिलता है. तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम बन जाता है. एग्जाम्पल देखेंगे एक वैलिड बिक्वेस्ट का. अब प्रॉपर्टी इज बिक्वेस्टेड टू ए for their lifeline, and then to B for their lifetime, and then to C, eldest son of B, who reaches the age of 21. Here A and B are alive in B, assuming they were alive at the testator date. The eldest son of B reaches 25, falls within the additional 21 years, making it a valid. तो यहाँ पे A और B है, इनको प्रॉपर्टी बिक्वेस्टेड हुई है, और उसके बाद C है जो B का बड़ा लड़का है. तो उस बड़े बच्चे को अगर 25 ईयर्स का हो गया है, लेकिन वो जब A मर गया था उसके बाद पैदा हुआ, और B के पूरे ज़िंदगी के मतलब जो B के मरने के पहले, तो ये लाइव इन बीन हुए, बराबर. तो यहाँ पे जो C है उस C के 21 ईयर्स के पहले अगर वो 25 साल का होता भी है, लेकिन वो अगर एडिशनल 21 ईयर्स B के मरने के बाद एडिशनल 21 ईयर्स के अंदर वो 25 साल का होता है, तो उसे में प्रॉपर्टी मिलती है. तो ये वैलिड बिक्वेस्ट हो जाता है. अब हम एक इनवैलिड बिक्वेस्ट को भी लेके उठाएंगे, इसका भी एग्जाम्पल. तो इनवैलिड बिक्वेस्ट क्या होता है इसके देखते हैं.
property is bequeathed to a university to build whenever the city of Delhi has a population of 1 million. This creates an uncertain time frame, potentially exceeding the life in being plus 21 days. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि दिल्ली की पॉपुलेशन, ये कंडीशन है यहाँ पे कि दिल्ली की पॉपुलेशन अगर वो 1 मिलियन होती है तो यूनिवर्सिटी जो है उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है कब मिलेगी? 21 ईयर्स के बाद। अब लेकिन यहाँ पे जो लाइव इन बीइंग है, यहाँ पे कोई बंदा जिंदा है, मर गया है, उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते चीज़ें। कब 1 बिलियन होगा दिल्ली में प्रॉपर्टी, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोग माइग्रेट करेंगे, कितने लोग बाहर से दिल्ली में आएंगे। तो ये सारे जो इवेंट्स है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये कोई सर्टन नहीं है। तो ये अगेंस्ट द रूल, मतलब जो परपेचुइटी है इसको बढ़ाती है। तो रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी के अगेंस्ट है ये चीज़, तो ये एक इनवैलिड बिक्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। Consequences of violating the rule: any condition in a will that infringe upon against the perpetuity is considered void. The property will devote as if invalid condition were not included in the will. मतलब अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो इन्फ्रिंज करती है रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी को, तो उस कंडीशन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। और जो प्रॉपर्टी है जो इस इनवैलिड कंडीशन में इंक्लूड हो रही है, तो उसे विल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसे विल के बाहर रखा जाएगा। इस रूल्स का इम्पोर्टेंट क्या है? द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेफगार्ड्स अगेंस्ट क्रिएटिंग डेथ हैंड कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी फॉर अनरीजनेबल ड्यूरेशन। तो ये जब रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये सेफगार्ड करता है जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खाली नहीं रहे। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ होती हो, चलती हो, कोई फैक्ट्री है, अगर वो यूज़ नहीं हो रही है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो तो खंडर हो जाएगी जगह। तो ऐसी चीज़ों को दैट हैंड बोलते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट रहती है, इससे बचाती है रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। इट एंश्योर्स प्रॉपर्टी एवेंचुअली रीचेस द इंटेंडेड बेनिफिशियरी विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इवेंचुअली उस बंदे को मिले, बेनिफिशियरी को मिले जिसको मिलनी चाहिए, और वो भी रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये इस तरीके से काम करता है। कंक्लूजन: रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी इज अ क्रूशियल सेफगार्ड विद इन द इंडियन सक्सेशन लॉ, ensuring a balance between honoring the testamentary wish and preventing property from being tied up indefinitely. तो ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी है, जो प्रॉपर्टी है वो विशेष जो टेस्टिमनरी की विशेष रहती है, टेस्टेटर की जो इच्छा रहती है, आखिरी इच्छा, उसको भी ऑनर करती है, और प्रॉपर्टी को बंद भी रहने नहीं देती है इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो आज का वीडियो बस इतना ही था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और ऐसे ही और भी वीडियोस है देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।